दोस्तों हम चलते हैं आगे। जैसे इसमें बता रहे थे कक्षा 11 की केमिस्ट्री में रासायनिक संयोजन के नियम में, तो रासायनिक संयोजन के नियम में हम देखते हैं यहाँ पे गैलुसाक का गैसीय आयतन संबंधित नियम, यानी गैलुसाक का गैसीय आयतन नियम। गैसीय आयतन नियम में है क्या, यहाँ पे बताया क्या जाता है, इन नियमों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे गैलुसाक नियम का प्रतिपादन सन 1808 में स्वयं गैलुसाक ने किया था। गैलुसाक ने यह बताया था, क्या बताया था, इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे कि समान ताप और दाब पर, समान ताप हो और क्या होना चाहिए, दाब होना चाहिए, अर्थात समान ताप एवं दाब पर यदि गैसें एक दूसरे से क्रिया करें, यदि गैसें एक दूसरे से क्रिया करें और क्रियाफल व क्रियाकारी, अर्थात क्रियाफल व क्रियाकारी को समझने के लिए जैसे इसमें बताया है, क्रियाकारी का मतलब होता है कि अभिकारक और क्रियाफल का मतलब होता है उत्पाद। तो जैसे इसमें बताया गया है क्रियाफल व क्रियाकारी दोनों के आयतनों में कहा जाता है कि क्रिया करे और क्रियाफल व क्रियाकारी दोनों रूप में, यानी क्रियाफल व क्रियाकारी दोनों गैस ही हों, दोनों क्या हो, गैस ही हो। तो इसमें बताया जाता है कि दोनों के आयतनों में, यानी क्रियाकारी और क्रियाफल दोनों गैस हों, दोनों गैस हों, दोनों गैस हों, तो दोनों के आयतनों में एक सरल गुणित अनुपात होगा। अर्थात इसमें बताया गया है कि समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर यदि गैस एक दूसरे से क्रिया करें, यदि गैस एक दूसरे से क्रिया करें वह क्रियाफल व क्रियाकारी दोनों गैस ही हों, क्रियाकारी व क्रियाफल दोनों क्या हों, गैस ही हों, तो दोनों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है या एक सरल अनुपात होगा। जैसे समझने के लिए एग्जांपल, यहाँ पे नाइट्रोजन का एक अणु है, क्या है, यहाँ पे एक अणु है, अर्थात एक अणु मतलब एक आयतन, तो यहाँ पे इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा, एक होगा। अब यहाँ पे क्या है इसका, यहाँ पे इसमें क्या है, हाइड्रोजन के 3 आयतन है और यहाँ नाइट्रोजन के 1 आयतन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, तो ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया आपका 1:3। अब यहाँ पे बताया जाता है ये क्रियाकारी और क्रियाफल आपका ये होगा और क्रियाकारी आपके ये दोनों होंगे। तो क्रियाकारी में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैस ही है और जो उत्पाद के रूप में जो प्राप्त हो रहे हैं वो भी दोनों क्या है, गैस ही है। तो क्रियाफल और क्रियाकारी गैस और क्रियाफल दोनों क्या है, गैस ही है। और इसमें बताया जाए तो दोनों के आयतनों में एक अनुपात, सरल अनुपात होगा, तो 1:3, अर्थात नाइट्रोजन का 1 आयतन और हाइड्रोजन का 3 आयतन मिल करके यहाँ पे अमोनिया के 2 आयतन तैयार कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पे 2 आयतन बना रहे हैं। अगर इसको समझना है तो यहाँ पे हम देखते हैं 1:2, 1:3:2, अर्थात 1 अनुपात किसके हैं, वो 1 अनुपात है यहाँ पे नाइट्रोजन के, 1 अनुपात किसके हैं यहाँ पे दोस्तों, 3 अनुपात दोस्तों हैं किसके, हाइड्रोजन के, और यहाँ पे अमोनिया के कितने अनुपात हैं दोस्तों, 2। इसमें अमोनिया कितने अनुपात हैं यहाँ पे, 2। तो कहा जाए यहाँ पे दोस्तों कि कितने अनुपात हैं, तो अनुपात नाइट्रोजन के 1 अनुपात में है और हाइड्रोजन के 3 अनुपात हैं, अमोनिया के कितने हैं, 2। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलकर के अमोनिया गैस बनाते हैं। इन दोनों में के आयतनों का अनुपात नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 है, अमोनिया का 2 है, तो इनके अनुपात जो होंगे वो सरल अनुपात में होंगे, तो 1:3:2, तो 1:3:2। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे विचार करते हैं। आप यहाँ पे अगले वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं, तो अगले वाले एग्जाम्पल पे क्या हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कहने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आयतन हैं, यहाँ पे 1 आयतन है। अब दोस्तों यहाँ पे कहा जाए तो क्लोरीन के कितने आयतन है, यहाँ पे 1 आयतन है। अब इस तरीके से दोस्तों अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि क्रियाकारी और क्रियाफल के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो रहे हैं, तो ये कितने आयतन है यहाँ पे दोस्तों, 2 आयतन। अर्थात कहा जाए कि ये हाइड्रोजन के 1 अणु है, ये क्लोरीन के 1 अणु है, दोनों मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 अणु तैयार करते हैं, तो 2 आयतन, अर्थात 1:2, 1:1:2, अर्थात 1 आयतन अनुपात 2 आयतन। इस तरीके से दोस्तों गैलुसाक ने अपने गैसीय आयतन संबंधित नियम में यही बताया, यदि गैस एक दूसरे से क्रिया करे
क्रिया करे और क्रियाफल व क्रियाकारी यानी क्रियाकारी व क्रियाफल दोनों गैस ही हो तो दोनों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। तो दोनों के आयतनों में दोस्तों यहाँ पे हमने देखा क्या सरल अनुपात है। हम देखते हैं अवोगाड्रो का नियम। अवोगाड्रो का नियम क्या होता है, इस नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो अवोगाड्रो का जो नियम होता है वो गैसों से संबंधित नियम है। जैसे गैलुसाक ने बताया था, तो ऐसे गैलुसाक के गैसीय आयतन संबंधित नियम को अवोगाड्रो ने अपना महत्व दिया था। उन्हीं के नियमों को प्रतिपादित करके कहा जाए तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1811 में स्वयं अवोगाड्रो ने किया था। तो उनके अनुसार क्या था, गैलुसाक के अनुसार क्या था। तो गैलुसाक के अनुसार तो हमने देख चुका, अब इसमें देखते हैं क्या देखते हैं कि सन 1811 में अवोगाड्रो ने क्या किया, समान ताप एवं दाब यानी उनके अनुसार अवोगाड्रो के अनुसार समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में, समान ताप हो समान दाब हो, गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया कि क्रियाकारी क्रियाफल दोनों गैसें ही हों, दोनों गैसें ही हों तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अर्थात इन्होंने अणुओं के बारे में बता दिया कि अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ठीक दोस्तों, हम जैसे उन्होंने बताया था कि गैसों के आयतन एक सरल अनुपात में होने चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अणुओं की संख्या, जो आयतनों के अणुओं की संख्या होगी वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो जैसा कि हम यहाँ पे चित्र के द्वारा, चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे चित्र के माध्यम से क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक आयतन, हाइड्रोजन को दोस्तों हमने इस तरीके से दो खाने में दर्शा दिया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो जल का फार्मूला होता है वो होता है H2O। तो H2O को यहाँ पे दर्शाया गया है H2O। ये पूरा मिला करके आपका H2O है और ये सम्मिश्रण के रूप में है साथ। तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन के आयतन दिखाए गए हैं, इधर हाइड्रोजन के आयतन यानी हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या और इधर हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या, यानी कि दो हाइड्रोजन है, जल में उपस्थित दो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या को व्यक्त किया गया है चित्र के माध्यम से। और दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या को अलग से देखिए व्यक्त किया गया है, जो कि हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या से क्या है, भिन्न है, दूसरे प्रकार से प्रकट की गई है। तो दोस्तों जैसा इसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन के एक आयतन और हाइड्रोजन के एक आयतन मिलकर और ऑक्सीजन के एक आयतन मिल करके यहाँ पे जल वाष्प के दो आयतन बनाते हैं। जल वाष्प के दो आयतन कैसे हो गए दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे फार्मूला जानते हैं H2O2 इक्वल क्या होता है H2O। तो H2O जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया गया जल वाष्प के दो आयतन, तो जल वाष्प के दो आयतन का मतलब हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे जल वाष्प के दो आयतन, तो दो आयतन का मतलब होता है यहाँ पे दोस्तों ये दो, क्योंकि इसको बैलेंस करेंगे तब जाकर के हमारा रासायनिक समीकरण सही होगा। तो बैलेंस करने पर ये आपका जो जल वाष्प होता है, तो जल वाष्प में H2O है, उसी को जल वाष्प कहिए या फिर आप क्या कहिए, जल कहिए। तो यहाँ पे दो अणु हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे जल वाष्प के दो आयतन बना रहा है, यानी दो जल वाष्प के दो आयतन में यहाँ पे बताया है कि अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो इस तरीके दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अणुओं की संख्या और इधर इस वाले के अणुओं की संख्या दोनों क्या है दोस्तों, समान है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे समझा अवोगाड्रो का नियम। तो अवोगाड्रो के नियम में हमने आपको बताया कि समान ताप और दाब पर या निश्चित ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ग्राफ के माध्यम से देखा कि गैस के अणुओं की संख्या क्या है, यहाँ पे समान है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे अवोगाड्रो नियम को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, लगभग बताया जाता है कि इस नियम को लगभग 50 वर्ष बाद बताया जाता है। सन 1860 में जर्मनी के कार्लसरूहे में रासायनिक दर्शन शास्त्र का एक अध्ययन चल रहा था। उसमें स्टेनिस्लाव के कैनिजारो, अर्थात कहा जाता है कैनिजारो ने इसका महत्व दिया था। इनके सिद्धांत को किसने महत्व दिया था दोस्तों, कैनिजारो ने। अर्थात एवोगाड्रो के नियम को पुनः दर्शन शास्त्र, रसायन विज्ञान के दर्शन शास्त्र में कैनिजारो ने इसको प्रस्तुत किया और इनके नियम की पुष्टि की। हम देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है इसके बारे में। जब तत्वों की खोज हुई तो तत्वों के परमाणुओं के बारे में अध्ययन किया जा रहा था, तब डाल्टन ने सन 1808 में परमाणु संबंधित कुछ नियम प्रस्तुत किए जो कि इस प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने परमाणु को एटम कहते हैं। सबसे पहले इसको एटोमोस बोला जाता था। एटोमोस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो अविभाज्य है, अर्थात ये अविभाज्य है, विभाजित नहीं होगा। इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि अविभाज्य। तो जैसे इसमें बताया जाता है उन्होंने कुछ नियम प्रस्तुत किए, वो नियम क्या है हम उन नियमों के बारे में बताएंगे। जैसे सन 1808 में वो परमाणु संबंधित कुछ नियम बताए, और वो नियम क्या है देखिए यहाँ पे, परमाणु अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। और कहा जाता है परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो परमाणु क्या हुए, अविनाशी हुए, अर्थात परमाणु क्या हुए, अविभाज्य हुए, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे बताया जाता है परमाणु सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, अर्थात पहला ये आपका परमाणु अविभाज्य है और परमाणु सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात परमाणु सूक्ष्म कणों से। बाद में पता चला कि परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना होता है, तो बाद में पता चला कि परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों से मिलकर के बना होता है। यहाँ पे बताया जाता है आगे, समान प्रकार के परमाणु संरचना और गुणधर्म में सर्वसमान होते हैं, अर्थात यहाँ पे बताया गया समान प्रकार के परमाणु, जो समान प्रकार के परमाणु रहेंगे उनकी संरचना, उनके गुणधर्म, उनके संगठन क्या होंगे, सर्वसमान होंगे। और आगे चल करके बताया जाता है यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु की संरचना और गुणधर्म में भिन्न भिन्न होंगे। इन्होंने ये बताया कि अगर समान प्रकार के परमाणु रहेंगे तो उसकी संरचना आकार जो होंगे समान होंगे, और भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु रहेंगे तो उनकी संरचना और गुणधर्म क्या रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे। ठीक उसी तरीके से हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात से यौगिक बनते हैं। इन्होंने क्या बताया कि यौगिक बनते हैं। अब दोस्तों इनका जो था प्रथम मॉडल था, जिसमें बता प्रथम थ्योरी था सन 1860 में, जो कि इसका खंडन किया बाद में रदरफोर्ड वैज्ञानिकों ने, सोमरफील्ड ने, बहुत से वैज्ञानिकों ने इनका क्या किया, खंडन किया, जो कि बाद में कि जे थॉमसन ने, बहुत से लोगों ने क्या किया, इनके परमाणु के मॉडल का क्या किया, खंडन किया। लेकिन दोस्तों इनका एक जो था नियम की परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, तो वास्तव में ये बात सही है कि परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते